हाय, मेरा नाम भूमिका है और इस चैप्टर में हम अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने डाइजेशन से स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि कैसे बायोमोलिक्यूल सेपरेटली डाइजेस्ट होते हैं, और इसमें हम अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्प्शन से चालू करते हैं। पहले मैं रीड आउट करूँगी और फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी। Absorption takes place in the upper portion of your small intestines, a digestive organ that includes small structures known as villi and microvilli. These hair-like projections lining the cell in this part of your gut greatly increase the surface area and available for carbohydrate absorption. तो ये तो हम स्ट्रक्चर्स में पढ़ ही चुके हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टिन्स होती हैं उनमें माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम विलाय कहते हैं। ये विलाय सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्प्शन हो सके। Once digestion creates a pool of glucose in your gut, absorptive cells lining your small intestines, they begin to transport this sugar from your gut to your bloodstream. These cells, called enterocytes, they lie as a sort of boundary between your gut and your capillaries, and they absorb glucose with the help of both sodium and a protein-based carb transporter molecule. तो जब बहुत सारा ग्लूकोज गट में प्रोड्यूस हो जाता है तो जो अब्जॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट होती है इंटेस्टिन्स की, जिन्हें हम एंटेरोसाइट्स कहते हैं, वो एंटेरोसाइट्स इन्हें अपने अंदर ले लेती हैं और ब्लड स्ट्रीम के अंदर पास ऑन करती हैं। तो एंटेरोसाइट्स जो होते हैं वो काइंड ऑफ बॉर्डर होते हैं ब्लड स्ट्रीम और गट की ल्यूमन का। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है एक सोडियम और एक प्रोटीन बेस्ड ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल की मदद से, जो हम पढ़ेंगे कैसे। The transporter molecule within the enterocyte moves to the cell membrane closest to the gut and first binds with sodium, which changes the shape of the transporter so it can now also grab a single glucose molecule from within your gut. The transporter moves to the interior of the cell where it releases first the sodium and then the glucose. A different transporter grabs the glucose from the interior of the cell and carries it across to the other side of the enterocyte, releasing it into the bloodstream. तो जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल होता है एंटेरोसाइट के अंदर, जो गट को फेस कर रहा होता है, वो सबसे पहले अपना कॉन्फर्मेशन चेंज कर देता है सोडियम से बाइंड करने के बाद। अब सोडियम से बाइंड हो गया तो इसके पास एक और जगह बन जाती है ग्लूकोज को बाइंड करने की, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्फर्मेशन चेंज हो चुका है। तो ऐसा करके वो ग्लूकोज और सोडियम को अपने अंदर ले लेता है। अब अंदर एक दूसरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो ग्लूकोज को, अगर फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फाइनली ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में मूव करा देता है। हम इसको डायग्रामेटिकली एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है ये टाइट जंक्शन है, यहाँ पर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर ये हम जो ये ग्रीन सर्कल्स देख रहे हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑरेंज सर्कल है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से एक सोडियम और एक ग्लूकोज अंदर गया है जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की मदद से, और अगर फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली ये कोर ऑफ विलिस यानी कि ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जो लेटर ऑन लिवर में भी जा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं absorption of proteins पर। The mechanism by which amino acids are absorbed is conceptually identical to that of the monosaccharides. The luminal plasma membrane of the absorptive cell, it bears at least 4 sodium-dependent amino acid transporters, one each for acidic, basic, neutral, and amino acid. These transporters, they bind amino acids only after binding to sodium. The fully loaded transporter then undergoes a conformational change that dumps the sodium and the amino acid in the cytoplasm, followed by its reorientation back to the original form. तो जिस तरह मोनोसैचराइड्स का ट्रांसपोर्ट हुआ, उसी तरह जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो बाइंड करते हैं सबसे पहले सोडियम के साथ, जो उन्हें हेल्प करता है अमीनो एसिड से बाइंड करने में। ऐसा कर कर वो उसे एंटेरोसाइट के अंदर ले लेते हैं और फिर एक दूसरे ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल उन्हें ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। Thus, absorption of amino acid is also absolutely dependent on the electrochemical gradient of the sodium across the epithelium. Further, absorption of amino acids like that of monosaccharides, it contributes to generating the osmotic gradient that drives the water absorption. Osmotic gradient के बारे में हम further excretion में पढ़ेंगे। The basolateral membrane of the enterocyte, it contains additional transporters which again
export the amino acids from the cell into the blood. These are not dependent on sodium gradients. जो membrane ब्लड स्ट्रीम को फेस कर रही होती है उसे बेसल लैटरल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होती है सोडियम ग्रेडियंट के। यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, अमीनो एसिड और Na+ इस ट्रांसपोर्टर की मदद से अंदर जा रहा है और फाइनली अमीनो एसिड पोर्टल वीनस सिस्टम में एंटर कर रहा है। Absorption of fats, just as lipids require special handling in the digestive tract to move within a water-based environment, they require similar handling in the travel in the bloodstream. इस पॉइंट का मतलब बेसिकली ये है कि क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो हमें मालूम है हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, तो उनके लिए एक स्पेशल हैंडलिंग मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है ताकि वो अब्जॉर्प्शन में एड कर सके। Inside the intestinal cells, the monoglycerides and the fatty acids, they reassemble themselves into triacyl glycerols, जिसे TAG के नाम से भी जाना जाता है। Triacyl glycerols, cholesterol and phospholipids, they form lipoprotein after adhering to a protein carrier. Lipoproteins have an inner core that is primarily made up of triglycerols and cholesterol esters. A cholesterol ester is a cholesterol which is linked to fatty acids. So that's just an important side point. पर कायदे की बात यह है कि इनके ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल और कुछ फॉस्फोलिपिड्स बना के एक स्फीयर टाइप का अरेंजमेंट देते हैं। ये स्फीयर जब एक प्रोटीन कैरियर के साथ अटैच होता है तो वो लिपोप्रोटीन बन जाता है। लिपोप्रोटीन्स का जो इनर कोर होता है वो ऑफकोर्स ट्राइएसिल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर का होता है। The outer envelope is made of phospholipids interspersed with proteins and cholesterol. So together they form a chylomicron, which is a large lipoprotein that now enters the lymphatic system and it will be soon released in the bloodstream to the jugular vein in the neck. Chylomicrons transport food fats perfectly to the body's water-based environment to specific destinations such as the liver and the other body tissues. तो chylomicrons basically ऐसा क्यों कर सकते हैं क्योंकि उनकी outer layer में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो काइंड ऑफ एक हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और फैट्स इजीली फ्लो कर। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। यहाँ पर एक फैटी एसिड था, ये अंदर गया और फिर इसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स सिंथेसाइज हुए, फिर फाइनली ये एक बड़ा स्फीयर बन जाता है जिसे हम काइलोमाइक्रॉन कहते हैं और फिर फाइनली एक्सोसाइटोसिस होता है काइलोमाइक्रॉन्स का लिम्फैटिक वेजल में। ये लिम्फैटिक वेजल इसे कैरी करेगी जुगुलर वेन में जो नेक में प्रेजेंट होती है और फाइनली ये ब्लड स्ट्रीम एंटर करेगा। तो यही है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं और रेकमेंड भी कर सकते हैं इस चैप्टर को। अगर आप ये ट्यूटोरियल इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मैं इसे अगले कोर्स में इंग्लिश में भी अपडेट करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।